हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी मेडलेपर की, यानी कि मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग सिस्टम की। इस सिस्टम में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसकी एक सिस्टम कैसे बना है, इसकी क्या हिस्ट्री है। वो सारा हमने इसके बारे में बात की थी। उसके बाद मैंने लास्ट में आपको बताया था कि कैसे इसमें जो आप अपना यूज़र फॉर्म डाउनलोड करके उसको कैसे एचओडी से फॉरवर्ड करके अपने आईडी पासवर्ड जनरेट करवाते हो जब आप कोई नई जगह ज्वाइन करते हो तब। ठीक है, तो आज उसके थोड़ा आगे से अब शुरू करते हैं। मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि मैं आपको प्रैक्टिकली इस पे काम करके दिखाऊंगा, तो आज वही दिन है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको, ये जब आप खोलते हो कोई मेडलेपर की साइट, जैसे यहाँ पे मैंने मेडलेपर चंडीगढ़ ओपन किया हुआ है, तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है, एनआईसी, हमारे नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर का लोगो के साथ में। और यहाँ पे ये न्यू यूज़र क्रिएशन फॉर्म, ये मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आपके आईडी पासवर्ड की जगह है, जो आपको नोडल ऑफिसर जो भी आईडी पासवर्ड मिला है वो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं उसके द्वारा यहाँ पे। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर, सबसे ऊपर ये यूज़र, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपका टाइप, उसके बाद यानी यूज़र का जो टाइप है वो, उसके बाद में यहाँ पे वो इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, जहाँ आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना रहे हो, और ये आपकी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इतना कुछ आपको यहाँ पे दिखता है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये डाउनलोड ब्लैंक प्रोफार्मा। इसको जब आप क्लिक करते हो तो आपको इस तरह का कुछ सीन सामने दिखता है। इसमें सारी मेडिको लीगल रिपोर्ट, जैसे ये इंजरी का है, ये सेक्सुअल असॉल्ट के लिए है, ये एज एस्टिमेशन के लिए है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, और पोस्टमार्टम ऑफ फीटस, इतने तरह के ये ब्लैंक प्रोफार्मा यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनको आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अ, इसको कभी कभी आपको यूज़ करने के लिए भी काम में आ जाते हैं। जैसे आपने कोई केस करने जाना है तो इसको डाउनलोड कर लिया और इसमें पहले एक बार इसमें इन्फॉर्मेशन फिल कर ली हाथ से, ताकि उसको फिर आप फेयर करते टाइम इसमें आप यूज़ कर सको उसको। ठीक है, फिर अब जो खास चीज़ जो आज हम करने वाले हैं वहाँ से उस पर आते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन के जो ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आप पहुँच जाते हो इस तरह के का इंटरफेस बन जाता है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ये विक्टिम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, और अ, ये यहाँ पे जैसे आपकी ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी अभी भी शो हो रही है सारी एज इट इज़, और यहाँ पे ये बस ये विक्टिम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट यानी कि जो डिसीज्ड है, सॉरी, उसकी जो बेसिक डिटेल्स है उसको फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने ये डालना है कि पेशेंट आइडेंटिफाइड है या नहीं, सॉरी डिसीज आइडेंटिफाई है या नहीं, है ना, उसका मिस्टर मिसेस जो भी है। फिर यहाँ पे आप उसका नाम फिल करते हैं, उसका जेंडर, उसका मैरिटल स्टेटस, है ना, सन डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ, है ना, यहाँ पे रिलेशन सिलेक्ट करेंगे हम, फादर या हस्बैंड वगैरह। फिर ये ऑक्यूपेशन, एज, और एड्रेस के लिए है स्पेस, इसमें आप एड्रेस फिल करोगे। इसमें भी एक बढ़िया चीज़ होती है कि जब आप प्रेजेंट एड्रेस फिल कर रहे होते हो तो उसके बाद आपको यहाँ स्टेट सिलेक्ट करनी होती है। जब आप स्टेट सिलेक्ट करते हो तो अपने आप डिस्ट्रिक्ट और वो जो सब डिवीज़न है वो अपने आप सिलेक्ट होते ओपन होते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर ये सेम है परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक स्पेशल फीचर दिख रहा है, ये ओ जैसा एक सिस्टम है जिसमें जो ये सिस्टम खुद ही जनरेट करता है। तो ये आपका अकाउंट खुला हुआ और इसी में अपने आप यहाँ पे ओ आता रहेगा। तो जब भी आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे, एक पेज पे आप काम कर रहे हैं और आप आगे बढ़ते हैं तो सेव एंड प्रोसीड करेंगे, तो जब भी ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पे ओ डालना रहेगा, ये वाला जो यहाँ जनरेट होगा। अगर आप अगर ये किसी कारण से आपने आगे बढ़ाया और नहीं बढ़ा तो ये ओ चेंज हो जाएगा, फिर नया ओ डालेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अगले पेज पे। ठीक है, चलो, अब जब आप ये कर लेते हो तो विक्टिम रजिस्ट्रेशन मैंने अभी आपको दिखाया था, एक सेकंड यहाँ पे। इसके जैसे आप यहाँ पे सेवन प्रोसीड करोगे तो इसके बाद वाला जो पेज खुलेगा वो अभी मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूँ। तो उसमें आपको आपके केस की डिटेल्स, एफआईआर नंबर वगैरह लिख के, और आईओ की डिटेल, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की डिटेल, वो उसका नाम क्या है, उसका रैंक क्या है, वो कौन से थाने से है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, वो सब डिटेल आप भर सकते हो। और उसके बाद दो आइडेंटिफायर्स, उनका भी सेम वैसे ही, उनके नेम, और नेम क्या है, उनके पूरे नाम, उनका एड्रेस, वो सब चीज़ें, उनका रिलेशन क्या था मरने वाले के साथ में, वो सब चीज़ें कंप्लीट करके आप आगे बढ़ते हो। तो ये जनरेट हो जाती है एक पीडीएफ के फॉर्म में, जनरेट होगा। जैसे आप सेवन प्रोसीड करेंगे तो वहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा कि क्या आप फर्स्ट पेपर जनरेट करना चाहते हो, तो उसको आप क्लिक करते हो तो ऐसा ये पेपर जनरेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पेपर। ठीक है, क्या है ये, फर्स्ट पेपर ऑफ, ये फर्स्ट पेपर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, है ना। तो देखो इसके ऊपर सबसे ऊपर आपके इंस्टीट्यूट का नाम है, उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट। ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया आपका पोस्टमार्टम नंबर, जो एक तो जनरेट करता है सॉफ्टवेयर,
है ना, ये एक सीरीज़ चलती है। तो जितने भी, जैसे ये चंडीगढ़ का है, तो चंडीगढ़ के जितने भी डॉक्टर्स पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो उसमें से जैसे जैसे वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें ऑटो जनरेट होता है, ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड है। और उसके नीचे आप पीएमआर नंबर गिवन बाय डॉक्टर लिखा हुआ है, मतलब आपके इंस्टीट्यूट का जो भी प्रोटोकॉल है उस हिसाब से जो भी आप पोस्टमार्टम नंबर देना चाहते हैं, जो आपके रजिस्ट्रेशन में है, वो आप यहाँ पे उसमें आपने उसमें लिखा था विक्टिम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। फिर ये डिटेल्स ऑफ द डॉक्टर हु कंडक्टेड द पोस्टमार्टम, तो यानी कि ये आपकी डिटेल्स हैं। अब ये क्योंकि आपने आईडी, आपके आईडी पासवर्ड से ओपन हुआ है, तो जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे ऑटोफिल आएंगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये अपने आप ही आती हैं। हाँ, अगर कभी कोई केस होता है जिसमें कि बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है, एक से ज़्यादा डॉक्टर हैं, तो वो विक्टिम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो मैं बता रहा था, उसमें जो मैंने बताया आईओ की आप इन्फॉर्मेशन भरते हो, उसके पहले आप चाहो तो एक्स्ट्रा डॉक्टर्स की डिटेल आप फिल कर सकते हो, जो भी डॉक्टर पोस्टमार्टम में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में ये पेशेंट की डिटेल जो आपने फिल की थी वो ऐसी यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में आ गई है। उसका नाम, एज, सेक्स वगैरह, ये ऑक्यूपेशन सब कुछ यहाँ पे आ रहा है ना। एड्रेस, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस आ रहा है। उसके बाद मैंने जैसे कहा केस की डिटेल्स है, फायर टीडीआर नंबर वगैरह वो आ गया। फिर ये आईओ की डिटेल आ गई, उसका नाम, उसकी रैंक, जैसे इसमें हेड कांस्टेबल है ना, उसका बेल्ट नंबर और उसका पुलिस स्टेशन और फ़ोन नंबर, ये सब के लिए जगह है। इसके बाद दो आइडेंटिफायर, उनका भी सेम, इसमें एक उनका क्या रिलेशन था डिसीज़ के साथ में, ये सब करके उनका एड्रेस भर के, और यहाँ पे उनके सिग्नेचर के लिए जगह है। तो जब एक बार आप ये फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं और इसको आप प्रिंट कर लेते हैं, तो इस प्रिंटेड फॉर्म को आप एक बार रिलेटिव को और आईओ को दिखा लेते हैं। अगर उन्हें कोई करेक्शन करवाना है, सपोज हो सकता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, पेशेंट के नाम, डिसीज़ के नाम में हो, या फिर आइडेंटिफायर्स के नाम में हो, या पुलिस की डिटेल में कुछ चेंज रह गया हो, तो आप उस टाइम पे उसको करेक्ट कर सकते हैं, नॉट ए बिग डील। लेकिन एक बार वहाँ से आपको हो जाता है कि हाँ ये ठीक है सारा मेरा, और फिर आप एक बार उसको सेव एंड प्रोसीड करके और सेव एंड प्रिंट कर देते हो। तो फर्स्ट पेपर प्रिंट हो गया। प्रिंट कराने के बाद आप इनको दे देते हो आईओ को, आईओ ने यहाँ पे साइन कर दी है, दोनों रिलेटिव्स ने यहाँ साइन कर दी है, तो अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये आपका फर्स्ट पेपर तैयार हो गया। इसको साइन होने के बाद आप पोस्टमार्टम के लिए प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ साइन हो गया मतलब आप बॉडी की कस्टडी आपके पास आ गई है। अच्छा, एक चीज़ ये यहाँ पे मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर दूँ आपको, कि कई बार लोग पूछते हैं जो डेड बॉडी है उसकी कस्टडी किसके पास है। तो डेड बॉडी जो है, वो जो एमएलसी केस की डेड बॉडी है, वो भले से आपकी मॉर्चरी में रखी हुई है, आपके हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखी हुई है डेड बॉडी, बट इसका कस्टोडियन कौन है? वो पुलिस है। ओके, पुलिस इज़ द रियल कस्टोडियन। ओके, अब जब पुलिस ये आपको आपको फॉर्म दे दिया, आपके नाम से केस मार्क हो गया, उसके बाद आपने अपने ये फॉर्म में डिटेल सिलेक्ट करके और फर्स्ट पेपर बना लिया और आईओ ने साइन कर दिया यहाँ पे, तो मतलब वो कस्टडी आपको ट्रांसफ़र हो गई है। अब बॉडी आपकी कस्टडी में है। जब तक आप फिर पोस्टमार्टम कंप्लीट करके बॉडी को वापस लास्ट में उसकी कस्टडी को रिटर्न करते हैं, वहाँ पे मैं बताऊंगा वापस कैसे रिटर्न करते हैं, पर यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे अब बॉडी की कस्टडी आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब जब आपका ये 7 प्रिंट हो गया, तो फिर आप जब उसमें 7 प्रोसीड करते हो तो फिर इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर ये आपका ऑपरेशन लिखा हुआ है ना, ऑपरेशन। और यहाँ पे जब आप ऑपरेशन को क्लिक करते हो तो इसमें क्या क्या आपके पास ऑप्शन आते हैं। ये 4 ऑप्शन इस तरह के हैं: डॉक्टर एग्जामिनेशन डाटा एंट्री, सब्सिक्वेंट ओपिनियन, व्यू एग्जिस्टिंग फाइनलाइज रिपोर्ट और फ्रीज शॉर्टकट रिपोर्ट। इन 4 चीज़ों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ डिटेल में। बाकी ये जो 2 चीज़ें हैं, असाइनमेंट टू डॉक्टर एंड कैंसलेशन रिवोक, ये आपके एचओडी लेवल की चीज़ें हैं, इनको अभी इसमें कुछ डिस्कस करने का मतलब नहीं है, तो देखेंगे अगर इनको करेंगे तो। अदरवाइज ये 4 चीज़ें हमारा आज का मेन पर्पस है। चलो, तो आपने ये जैसे ही इसको क्लिक किया, देखिए यहाँ पे मैंने जब मैं इसको क्लिक करता हूँ डॉक्टर एग्जामिनेशन डाटा एंट्री को, तो क्या हुआ, ये ऑप्शन ओपन हो गए मेरे सामने, यानी कि मेडिको लीगल रिपोर्ट, इंजुरी, सेक्सुअल असॉल्ट केस, एज एस्टिमेशन, पोस्टमार्टम, और ये पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ फिटस, ये ओपन हो गया। ठीक है, अब इसमें से मैंने जैसे सिलेक्ट किया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है, तो जैसे मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये देखो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो पेशेंट मैंने अभी जिसका फर्स्ट पेपर बनाया था, वो यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे अगर मैंने कोई केस फ्रीज नहीं कर रखे तो वो भी सारे शो होते रहेंगे जब तक मैंने फ्रीज नहीं कर देता। तो अभी मैंने क्योंकि सारे केस फ्रीज किए हुए हैं, इसलिए सिर्फ एक ही केस दिख रहा है जिसका मैंने रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो अगला इंटरफेस ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो सबसे ऊपर पेशेंट की ये दिख रहा है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ गया ऊपर। पेशेंट की डिटेल, सॉरी डिसीज़ की डिटेल जो हमने भरी हुई है वो यहाँ पे हर पेज पे आती रहेगी। नीचे क्या आ रहा है आपके पास, ऑप्शन है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनक्वेस्ट पेपर एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑटोप्सी। तो ये आप यहाँ पे जस्ट कैलेंडर टाइप से, जैसे हम कहीं पे डेट सिलेक्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, वैसे ही यहाँ पे भी है, वो आप यहाँ पे आराम से भर सकते हो। एक नीचे ऑप्शन दिया हो वेंस ब्रॉड डेट और रिफर्ड,
तो कई बार ऐसा होता है हमारे इंस्टीट्यूट में ब्रॉड डेड केसेस आते हैं, तो अगर वो उस वैसी कोई बात है तो आप यहाँ पे अपना कमेंट डाल सकते हो कि कैसा ब्रॉड डेड अगर लाया गया है तो कहाँ से आया है, कैसे आया है, वो आप यहाँ डिटेल भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे अगला नेक्स्ट आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कैसी स्थिति मिलती है कि पूछा जाता है कि ये हॉस्पिटल डेथ है क्या। तो अगर हॉस्पिटल डेथ है तो यस कर दीजिए, अगर ब्रॉड डेड आया है तो नो कर दीजिए, है ना। अगर यस है तो आपके पास कोई सीआर नंबर भी होगा पेशेंट का, वो यहाँ फिल कर दीजिए। ठीक है, कई बार ब्रॉड डेड केस भी होता है तो उसको भी हम ब्रॉड डेड डिक्लेयर करते टाइम एक सीआर नंबर उसको जनरेट कर देते हैं, तो सीआर नंबर का ऑप्शन आपके पास तब भी रहेगा भरने का, वो आपने फिल कर दिया। फिर आपके हॉस्पिटल में पेशेंट कितनी तारीख को आया था, ठीक है, और उसकी डेथ कितनी तारीख को हो गई, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डेट और टाइम यहाँ पे फिल कर देते हैं, और ये 7 प्रोसीड का ऑप्शन है, 7 प्रोसीड करते हैं। ठीक है, 7 प्रोसीड करते हैं, फिर अगला पेज ये ओपन हो जाता है। अगेन आप देख रहे हो ऊपर पेशेंट की यानी डिसीज़ की डिटेल लिखने की जगह पूरी है, और यहाँ आपके पास में एक कॉलम आ गया हिस्ट्री लिखने का, जिसमें आपने क्या लिखा है, एज पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय पुलिस। तो यहाँ पे पुलिस ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी वो हम यहाँ पे पूरे डिटेल में भरते हैं। तो आपने यहाँ पे पूरा लिखना चाहिए कि पुलिस को कैसे इन्फॉर्मेशन मिली, क्या इन्फॉर्मेशन मिली, कि क्या हुआ था, घटना की पूरी डिटेल्स हम यहाँ लिखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं कि ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये द डिसीज्ड, है ना, वाज ऑन सच डेट एंड सच टाइम, है ना, डिसीज्ड हिमसेल्फ कॉल्ड एंड इन्फॉर्म्ड दैट while returning to home on his Activa he lost balance and fell down near, जो भी यहाँ पे एस आर पेट्रोल पंप जहाँ का है वो दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पे हिस्ट्री लिखनी है। हिस्ट्री लिखने का सिंपल तरीका ये है कि आपने वहाँ पे जो केस है वो पता चलना चाहिए कि किस केस की आप बात कर रहे हो, आर एस ए था, हैंगिंग का केस है, क्या हुआ है। तो इस इंसिडेंट्स को आपने एक बढ़िया से ल्यूसिड इंटरवल में, ल्यूसिड लैंग्वेज में आपने उसको लिखना चाहिए कि पेशेंट के साथ ऐसा हुआ, क्या घटना हुई थी, इतनी तारीख को एक्सीडेंट हुआ, इतनी बजे एक्सीडेंट हुआ, इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ, है ना, वो क्या कर रहा था उस टाइम पे, जैसे इसमें इस केस में स्कूटी ड्राइव कर रहा था, कहीं कार चला रहा था, पैदल जा रहा था, वो क्या कर रहा था, किस चीज़ से टक्कर हुई। तो सपोज वो क्या है कि सर रोड के साइड में पैदल पैदल जा रहा था और पीछे से स्कूटी ने मार दी, तो वो आपने उसको यहाँ पे मेंशन करना है अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उस पेशेंट को कहीं लेके गए थे, तो कहीं इलाज के लिए कहीं लेके गए होंगे, तो नियर अबाउट जो भी मेडिकल फैसिलिटी लेके गए उसका नाम यहाँ आना चाहिए। वहाँ से अगर उसको आगे रिफ़र किया गया तो फिर उस इंस्टीट्यूट का नाम कि यहाँ से यहाँ रिफ़र कर दिया इतनी तारीख को, और फिर कहाँ इलाज हुआ, क्या इलाज हुआ, वो सारा आपको यहाँ पे, इसमें जो पुलिस आपको इन्फॉर्मेशन देती है, अगर नहीं दे रही है तो ये पूरा आपको पूछना चाहिए। वैसे ये सारा पुलिस पेपर्स में होता है, पुलिस वालों को सब पता होता है कैसे कि ये इन्फॉर्मेशन बेयर मिनिमम वो सारी देती हैं उसके अंदर, तो वहाँ पे होती है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद में ये दूसरा कॉलम आपका है एज पर हॉस्पिटल रिकॉर्ड। तो अगर जैसे मैंने कहा कि अगर ये जो पेशेंट है ये आपका हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट था, तो जैसे तो फिर उसका कुछ एक एमसीसीडी भी बनेगा, है ना, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ, ये इशू होगा, उसकी डेथ समरी इशू होगी, है ना। तो ये सब जो है पुलिस पेपर्स में आपके पास आता ही है, तो उसको आप पढ़िए और उसमें से ये निकाल लीजिए। तो जैसे डेथ समरी के हिसाब से ये केस कैसा था, एलिजिड हिस्ट्री ऑफ आर एस ए फॉल फ्रॉम एक्टिवा ऑन सच डेट सच टाइम सच प्लेस, और ऑन एग्जामिनेशन द पेशेंट वॉज अनकॉन्शियस, V2M4 उसका जीसीएस स्टेटस था, एनसीसीटी में ये मिल रहा था। जितने भी जो भी डिटेल अवेलेबल है, जो भी रिलेवेंट डिटेल अवेलेबल है वो आपको यहाँ लिखनी है। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा मेडिकल रिकॉर्ड ही उतार दें पेशेंट का। तो जस्ट बी प्रिसाइज, बी कंसाइज एंड बी इंफॉर्मेटिव, कि आप उससे रिलेटेड जो रिलेवेंट एंड बी रिलेवेंट, है ना, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपने यहाँ पे फिल कर देनी है केस से रिलेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद आप अब यहाँ से आप स्टार्ट करते हो। अब ये हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बॉडी का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। तो जैसे ये फर्स्ट कॉलम आपका है जनरल डिस्क्रिप्शन का, ठीक है, इसमें हमने लिखा डेड बॉडी ऑफ एन एडल्ट मेल रैप्ड इन वाइट हॉस्पिटल शीट वियरिंग वाइट ब्लू चेक्ड शर्ट, है ना। तो ये एक सिंपल सा केस था, तो इसमें सिंपल सा ऐसा डिस्क्रिप्शन आया है। यहीं पे कोई केस जो जैसे कोई मर्डर केस है तो उसमें हो सकता है कि भाई इस तरह का शर्ट पहना हुआ था, उसके ऊपर उस शर्ट पे इस जगह पे जो है एक कट का निशान है ना, क्योंकि चाकू मारा है तो शर्ट में से पेनिट्रेट करता हुआ गया तो कपड़े भी तो फटे होंगे ना, तो कपड़े के ऊपर तो आपको वो यहाँ लिखना है उस चीज़ को। ये कॉलम बेसिकली इसीलिए है, तो वो क्लॉथ के ऊपर कि यहाँ पे कपड़ा फटा हुआ था और कितने बाई कितने का फटा हुआ था, वो सब क्लॉथ एग्जामिनेशन आपने यहाँ पे इन डिटेल लिख देना है। ब्लड स्टेन होंगे उस टाइम पे क्लॉथ के ऊपर, या कहीं पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लड सोक्ड होते हैं कपड़े, तो वो चीज़ वो आपने लिखनी है इसमें। ठीक है, कोई ज्वेलरीज अगर पेशेंट ने डिसीज ने पहनी हुई थी तो उनकी डिटेल्स, है ना। अदरवाइज जैसे कहीं हॉस्पिटल डेथ की केस होता है तो बर्न होता है तो उसमें हॉस्पिटल जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं बॉडी के ऊपर, तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आप लेते हो डेड बॉडी की लेंथ, लेंथ ही लेते हैं डेड बॉडी की, ठीक है, क्योंकि डेड बॉडी ऐसे लेटी होती है देखो। ठीक है, तो डेड बॉडी की हाइट नहीं होती क्योंकि डेड बॉडी स्टैंड नहीं कर रही होती, तो इसलिए यहाँ लेंथ लिखा हुआ है।
तो डेड बॉडी की आप लेंथ लेते हो, जो उसकी लेंथ आ रही है टेप से, वो आप स्टेडियोमीटर से जैसे हम नापते हैं उसी तरह से करके हम लेंथ लेते हैं और वो लेंथ यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास फैसिलिटी है और आपने बॉडी का वेट किया है, जो आपको करना ही चाहिए वैसे तो फिर वो आपने यहाँ वेट लिख देना है। फिर उसके बाद उसका फिजिक कैसा था, एवरेज बिल्ट है, पुअर बिल्ट है, मेसिएटेड है, डिकम्पोज बॉडी है, वो सब आपने यहाँ फिल कर देना है। ठीक है, फिर राइगर मोटिस की जगह दी हुई देखो, तो राइगर मोटिस इसमें जैसे लिखा है हमने प्रेजेंट ऑल ओवर द डेड बॉडी। और यूजुअली अगर डेथ हुई, हॉस्पिटल में डेथ हुई और उसके बाद उसको सीधे फ्रिज में रख दिया है, तो राइगर मोटिस वैसे भी प्रोलॉन्ग हो जाता है। उसके बाद फिर आपने विद इन 24 आवर पोस्टमार्टम भी हो जाता है। तो यूजुअली यही फाइंडिंग मिलती है ना। पोस्टमार्टम स्टेनिंग ऐसे टाइम पे यूजुअली ऐसा होता है कि प्रेजेंट ऑल ओवर द बैक ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट ओवर द एरियाज ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग एंड फिक्स्ड। तो ये फिक्स है या नहीं है, ये तो आप, ये हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो इन चीज़ों को बताएंगे कि कैसे चेक करते हैं फिक्स कैसे नहीं होता है, कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या इंपॉर्टेंस है ना। पर जो भी आपकी फाइंडिंग है वो आपने यहाँ पे फाइंडिंग अभी फिलहाल के लिए लिख देनी है। और कोई फाइंडिंग है जो डेथ से रिलेटेड कोई चेंज आपको बॉडी में दिख रहा है तो वो यहाँ आपने लिख दिया और ये 7 प्रोसीड कर दिया। ठीक है, फिर अगला आ जाता है आपका, जैसे अगर कोई लाइगेचर मार्क है डेड बॉडी पे तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर आंखों को आपने चेक करना है। अब हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, हमने आंखों को चेक किया तो यूजुअली यही होता है, डायलेटेड और फिक्स्ड होती हैं, प्यूपिल जो है वो डायलेटेड फिक्स्ड होती हैं। कॉर्निया और कंजक्टाइव जैसे इसमें हेजी है, तो कॉर्निया का तो ओपेसिटी खत्म होगा तो वो हेजी हो जाता है। कुछ केसेस हो सकते हैं, जैसे कोई पॉइजनिंग का केस है तो उसमें डिफरेंट फाइंडिंग हो सकती है कि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड है ना, वो हो सकता है। या फिर कॉर्निया कंजक्टाइवा, पॉइजनिंग का केस है तो कंजक्टाइवा कंजेस्टेड होगा, तो आपको यहाँ लिखना है फिर कॉर्निया हेजी, कंजक्टाइवा कंजेस्टेड। ठीक है, इसके अलावा नेचुरल ऑरिफाइसेस में से कुछ, जैसे आपके केस टू केस वेरी कर सकता है, नोज ब्लीडिंग हो रहा है ना, ईयर ब्लीडिंग हो रही है, या माउथ से ब्लड आ रहा है, तो वो जैसा भी आ रहा हो वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, और अगर कोई डेथ से जो इंजरी से रिलेटेड और कोई चीज़ है, कोई सर्जिकल इंजरी है, कुछ है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड 7 प्रोसीड कर सकते हो। अब आपका यहाँ पे आ गया एक्सटर्नल इंजरी की डिटेल्स। तो एक्सटर्नल इंजरी की डिटेल मतलब अब टॉप टू बॉटम जब आपने बॉडी को एग्जामिन किया है तो जितनी इंजरीज हैं उनको आपने सीक्वेंस में सारी इंजरीज को मेंशन करना है। यहाँ आप दो तरीके से जा सकते हो, या तो आप सिंपली ऐसे चलो कि मैं हेड टू टो जाऊँगा और लेफ्ट टू राइट जाऊँगा, फ्रंट टू बैक जाऊँगा, तो इसी सीक्वेंस में जो इंजरी मेरे सामने आती जाएगी मैं उनको डिस्क्राइब करता जाऊँगा। दूसरा तरीका ये है कि आप एक बार सारी इंजरीज नोट कर लीजिए, और जो इंजरी आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, सपोज एक पर्सन का मर्डर हुआ है और उसके चेस्ट के ऊपर एक स्टैब वुंड है, ओके, उसके अलावा भी मारपीट के कारण कुछ एब्रेजन्स हैं, कुछ कंट्यूजन्स हैं, तो रादर देन कि आप उन एब्रेजन कंट्यूजन्स को पहले लिखें और वो जो मेन इंजरी है जिसके कारण डेथ हुई उसको बाद में लिखें, उसके बजाय एक लॉजिकल सीक्वेंस है कि सबसे पहले वो इंजरी लिखो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस तरह से जब आप इंजरीज लिखते हैं यहाँ पे एड टू लिस्ट का ऑप्शन होता है, आप लिस्ट में ऐड करते जाते हैं, यहाँ पे इंजरीज ऐड होती चली जाती हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ इंजरी में आपसे कुछ छूट गया लिखते टाइम, तो आप वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे इंजरी को, तो ये अपडेट वाला ऑप्शन खुल जाएगा और इंजरी वापस यहाँ पे इस कॉलम में आ जाएगी। आप उसको फिर से करिए, इस बार एड टू लिस्ट का ऑप्शन नहीं होगा, इस बार अपडेट का ऑप्शन होगा। आप अपडेट कीजिए तो वो जैसा आपने अपडेट किया वैसा अपडेट हो जाएगा। अगर इंजरी लिखने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये मैंने गलत ही डिस्क्रिप्शन लिख दिया, इसको डिलीट ही करना है मुझे, तो डिलीट भी कर सकते हो। आप सिलेक्ट करो यहाँ पे, यहाँ क्लिक करो और यहाँ क्लिक कर दो, तो डिलीट भी हो जाएगी इंजरी। ठीक है, तो जो भी एब्रेजन कंट्यूजन, जैसे यहाँ लेसरेटेड वुंड मिला हमें, ये ब्राउनिश ब्लैक स्कैप्ड एब्रेजन मिला है ना, मल्टीपल ब्राउनिश ब्लैक स्कैप्ड एब्रेजन हैं, ये जैसा भी है आप यहाँ करके और यहाँ पे 7 प्रोसीड कर सकते हो। आप चाहो तो इंजरीज को फ्रीज भी कर सकते हो अभी इसी पॉइंट पे। चलो फिर अब आते हैं हम इंटरनल एग्जामिनेशन के ऊपर। तो इंटरनल एग्जामिनेशन अगेन टॉप टू हेड टू टो की तरफ जाते हुए देखो, सबसे पहले यहाँ पे स्काल्प की बात की है ना। स्काल्प में जैसे मुझे इस केस में मिला है लोकलाइज्ड सब स्काल्प हेमरेज प्रेजेंट ओवर द राइट साइड ऑफ फोरहेड, वो यहाँ लिख दिया। फिर स्कल की, जैसे यहाँ पे स्कल इंटैक्ट था, अदरवाइज स्कल में जो फ्रैक्चर है, कई बार मोस्टली क्या मिलता है आपको, लीनियर फ्रैक्चर्स मिलते हैं, है ना, तो उनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो यहाँ पे। जैसा भी जो भी स्कल में आपको फ्रैक्चर मिला है, कितना बड़ा फ्रैक्चर है, कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सब आपने यहाँ डिस्क्राइब करना है। मेनिंजेस, तो इसमें आपने ड्यूरा के बारे में बात करनी है, अरेक्नॉइड मैटर के बारे में बात करनी है। जैसे इस केस में कंजेस्टेड है, थिन लेयर ऑफ सबड्यूरल येलो ग्रीन सीरोपुलेंट डिस्चार्ज प्रेजेंट ओवर द बायलेटरल सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड थिक पैच प्रेजेंट ओवर द सुपीरियर सरफेस ऑफ बोथ फ्रंटल लेयर। ये एक इंटरेस्टिंग केस मुझे लग रहा है जिसका हमने कॉपी कर लिया है यहाँ पे, क्योंकि यूजुअली आपको फॉरेंसिक प्रैक्टिस में हेमरेज ही मिलता है, सबड्यूरल हेमरेज और सबरेक्नॉइड हेमरेज, लेकिन इस केस में हमें पस भरा हुआ मिल रहा है। तो पेशेंट ज़्यादा दिन एडमिट रहा होगा तो वहाँ पे यह इन्फेक्शन हो गया, वो भी इतना अनकॉमन नहीं है बट फिर भी यह एक अच्छी फाइंडिंग है। कम ही बार ऐसा होता है कि आपको ब्रेन के ऊपर सीरोपुरुलेंट डिस्चार्ज वगैरह मिल रहा है। ठीक है, अभी ब्रेन कैसा मिल रहा है, कंजेस्टेड, जैसे इसमें कंजेस्टेड है, कहीं अगर कोई ट्रॉमा का केस है तो ब्रेन के किस पार्ट पे कंट्यूजन है, कहाँ लेसरेशन है, वो सब चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, वर्टिब्रा
वर्टिब्रा और उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन, फिर माउथ इसोफेगस का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे नेक, अब ये नेक में देखो, अगर वो लाइगेचर मार्क आपने वहाँ डिस्क्राइब किया था तो नेक में आप यहाँ पे या तो एज डिस्क्राइब लिख दो फिर उसको, अगर ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हो। कंडीशन ऑफ नेक टिश्यू और हाइड बोन। हाइड बोन अगर हैंगिंग का केस है तो उसमें अगर कुछ फ्रैक्चर आपको मिलता है तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। लेरिंग्स एंड ट्रेकिया, है ना। लेरिंग्स एंड ट्रेकिया का कैसा रहता है कि डिपेंड करता है केस टू केस। कोई केस ऐसा होता है जिसमें कि अगर जैसे फूड पाइप में चला गया है, ट्रेकिया में चला गया फूड, एस्पायरेशन हो गया, तो वहाँ आपको कुछ मिल सकता है। कुछ केसेस में कंजेस्टेड हो सकता है, वो चीज़ है। फिर आपका चेस्ट वॉल के ऊपर रिप्स में अगर कोई फ्रैक्चर है तो वो यहाँ आ जाएगा। आपकी प्लूरा की फाइंडिंग यहाँ लिख दीजिए। फिर लंग्स जैसा भी हो, कुछ कई बार हेमरेजिक मिलता है, कई बार कंसोलिडेशन मिलता है, वो सब आप यहाँ लिख सकते हैं। पेरिकार्डियम की फाइंडिंग, हार्ट की फाइंडिंग और कोरोनरीज की फाइंडिंग। तो यहाँ पे हार्ट, और यहाँ पे आप साथ में देख रहे हैं हार्ट का वेट लिखने का भी ऑप्शन है, लंग्स का भी वेट लिखने का ऑप्शन है। तो जो जो ऑर्गन्स का वेट लिखने का ऑप्शन है वो आप वेट भी मेंशन कर सकते हो, साथ साथ आप ऑर्गन निकालते जाइए, वेट करते जाइए, एग्जामिन कीजिए और यहाँ फाइंडिंग लिखिए। ठीक है, एंड देन 7 प्रोसीड। चलो, फिर यहाँ पे पेरिटोनियम में क्या है, कई बार ब्लड मिल सकता है, कुछ है, कोई फाइंडिंग मिल सकती है, पस मिल सकता है, कोई सीरोपोरेलेंट डिस्चार्ज मिल सकता है, सीरस डिस्चार्ज मिल सकता है, वो सब मिलता है। स्टमक कंटेंट कैसा मिला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टमक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्क्राइब। म्यूकोसा पे आपको कमेंट करना चाहिए, कोई पिक्युलर स्मेल नहीं थी। यहाँ पे नेगेटिव फाइंडिंग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि, तो वो आप अच्छे से डिस्क्राइब करिए। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की फाइंडिंग। देन लीवर, जैसे इस केस में कंजेस्टेड है, स्प्लिन भी कंजेस्टेड है, किडनीज कंजेस्टेड है। अच्छा, ये एक एक्सपीरियंस की चीज़ है वैसे थोड़ी, कि आपको देखते देखते समझ में आता है कि ये ऑर्गन पेल है, ये नॉर्मल दिख रहा है और ये कंजेस्टेड है। ठीक है, कंजेशन भी डिफरेंट टाइप का होता है। जब पैथोलॉजिकली एक कंजेशन होता है और एक टॉक्सिकोलॉजी का जो कंजेशन होता है उसमें भी डिफरेंस है, वो प्रैक्टिकली आप, हम डिस्कस भी करेंगे आगे, बट वो प्रैक्टिकली देख देख के आता है। ठीक है, फिर इधर यहाँ पे आपके पास वेट डालने का ऑप्शन है। जो जो ऑर्गन आपने चेक करते जा रहे हैं आप उसका वेट करते जाइए और यहाँ पे मेंशन करते जाइए। यूरिनरी ब्लैडर आपको कैसा मिला है, जैसे इसमें अनरिमार्केबल है। अब ये मेल है तो इसमें टेस्टिस की बात है, फीमेल होती तो यहाँ पे ओवरीज की बात होती प्लस यूटेरस की बात होती। यूटेरस में कोई प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है उसके लिए ऑप्शन होता है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, फिर एक एक्स्ट्रा कॉलम दिया है, कोई मसल बोन इंजुरी हो, कोई फ्रैक्चर हो तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो और इसको 7 प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे आपको एक पिक्टोरियल डायग्राम भी दिया हुआ है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर अगर आप इंजुरीज आपने फ्रीज करते हो आप, तो फिर यहाँ पे आप मार्क भी कर सकते हो इंजुरीज को। देखो अलग अलग सारा दे रखा है, 3-4 पेजेस हैं यहाँ पे जिसमें आप सारी इंजुरीज को मार्क कर सकते हो अगर आप चाहो तो। नहीं भी करोगे तो रिपोर्ट जनरेट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो कई लोग नहीं भी करते हैं मार्क, वो अपनी अपनी विश पे है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार आप इंजुरीज मार्क करो। फिर आपके सामने ये ओपिनियन का कॉलम लास्ट खुल गया है ना। इसमें आपने कॉज ऑफ डेथ दे देना है, इंजुरीज आपके एंटेमोर्टम है, पोस्टमार्टम है, उस पर कमेंट कर देना है। कई बार ऐसा होता है किसी केस में सारी इंजुरी एंटेमोर्टम ही होती हैं, किसी किसी केस में कुछ ऐसा होता है कि ये वाली इंजुरी तो एंटेमोर्टम है बट ये इंजुरीज पोस्टमार्टम है, ऐसा होता है कई बार, वो केस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेचर ऑफ वेपन और फोर्स, जैसे इसमें ब्लंट ऑब्जेक्ट और सरफेस इम्पैक्ट है, किसी में शार्प हो सकता है, स्टैब इंजुरीज हैं, फायर आर्म इंजुरीज हैं, तो वो जैसा केस होगा वैसा हम यहाँ पे फिल करेंगे, है ना। अब ये पूछा है हाउ द इंजुरीज वुड बी कॉस्ट, तो हमने लिख दिया पॉसिबल इन द मैनर एज एलिजिड। तो जो शुरू में हमने हिस्ट्री लिखी थी फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पेज पे नहीं, मतलब सेकंड पेज पे हिस्ट्री लिखते टाइम जो लिखा था हमने, एज पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय पुलिस और हॉस्पिटल रिकॉर्ड, तो पॉसिबल इन द मैनर एज एलिजिड मतलब जैसा वहाँ पे हिस्ट्री में लिखा था उसी सेम पैटर्न पे हमें इंजुरीज मिली हैं, उसी पैटर्न पे हमारा कॉज ऑफ डेथ जा रहा है। ठीक है, तो वी एग्री विद दैट, हम उसको इंडोर्स कर रहे हैं कुल मिला के जब हम ये लिख दे रहे हैं तो। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आपकी बिटवीन इंजुरी एंड डेथ कितना टाइम है। तो इंजुरी और डेथ आपको कैसे पता चलता है, वो मैंने सारा आपको बताया था कि इंजुरी से डेथ तक का टाइम कैसे पता चलता है। इंजुरी में जो चेंजेस आते हैं उनको देख के, उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। फिर डेथ टू पोस्टमार्टम कैसे पता चलता है, डेथ टू पोस्टमार्टम कैसे पता चलता है। भाई डेथ हुई तो डेथ के बाद डेथ रिलेटेड चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे ना, राइगर मोर्टिस कैसा है, पोस्टमार्टम स्टेइंग कैसी है, उससे पता चल जाता है। और एक ये भी तरीका होता है, जैसे इसमें लिखा है 12 आवर्स 15 मिनट, अब इतना प्रिसाइज कैसे पता चला, ऐसे पता चला किसी हॉस्पिटल में डेथ हुई है ना। अदरवाइज इतना प्रिसाइज आप नहीं कैलकुलेट कर सकते किसी भी फाइंडिंग से, फिलहाल तो नहीं कर सकते हैं आज तक तो, है ना। ये कैसे होता है, हॉस्पिटल डेथ हुई है, वो डेथ रिकॉर्डेड है, एमसीसीडी में सब जगह लिखा हुआ है, तो वही आप मेंशन कर दीजिए, फिर इसमें आपको अलग से अपना कुछ इंटरप्रिटेशन देने की ज़रूरत है नहीं, है ना। कॉज ऑफ डेथ का एक कॉलम रहेगा, कॉज ऑफ डेथ जो भी अपना का केस है उस हिसाब से आप लिख सकते हो। जैसे इसमें लिखा है कॉज ऑफ डेथ इन दिस केस इन माय ओपिनियन इज सेप्टिक शॉक एज अ सीक्वल ऑफ ब्लंट ऑब्जेक्ट फॉर सर्विस इम्पैक्ट टू हेड। ठीक है, जो भी आपको अपनी फाइंडिंग के हिसाब से लग रहा है वो आप ओपाइन कर सकते हो, 7 प्रोसीड करते हो।
यहाँ आप सेवन प्रोसीड करते हो, फिर ये कॉलम खुल जाता है कि आपने हैंडेड ओवर क्या किया पुलिस को, क्या क्या हैंड ओवर किया है। तो आपने डेड बॉडी आफ्टर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन विथ इट्स बिलोंगिंग आपने दे दिया, अनसील्ड सील्ड जैसे दिया वो डिस्क्राइब कर दो। आपने पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है, पुलिस इंक्वेस्ट पेपर दिए हैं कितने, जैसे इसमें 16 पेपर्स थे। फिर और भी होता है, जैसे केमिकल एनालिसिस के लिए आपने कुछ दिया है तो वो आप फिल कर सकते हो, है ना। आपने एक सील्ड बॉक्स दिया है, उसमें सील में क्या क्या आपने कौन कौन सा विसरा दिया है केमिकल, वो सारा आप यहाँ भर सकते हो। कभी कोई पॉइजनिंग के केस में से निकाल के दिखाऊंगा आपको, है ना। फॉलोइंग टिश्यूज आर केप्ट फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, उसका भी ऑप्शन है। ऐसे ही अलग अलग, जैसे ये सैंपल ऑफ ब्लड ऑन गॉज पीस डीएनए के लिए रखना है वो है। लाइगेचर मटेरियल मिल गया तो लाइगेचर मटेरियल है। ये स्किन ऑफ पल्प ऑफ 10 फिंगर्स तो ये आजकल कोई देता नहीं है, तो पुरानी चीज़ हो गई। फिर स्वैब्स अगर आपने कुछ दिए हैं, स्काल्प हेयर अगर आपने दिया है ना। एक्सरे प्लेट वीडियो कैसेट वगैरह ये सब पुरानी चीज़ों का कोई नहीं करता। नंबर ऑफ फोटोग्राफ ड्यूली इनिशिएटेड, अगर आप इस केस में फोटोग्राफ दे रहे हैं, आपने फोटोग्राफी की है और आप दे रहे हैं तो वो लिख सकते हैं। या फिर फोटोग्राफ्स टेक लिए तो हैं बट बाद में जब पुलिस इंटीमेट हो, जब ज़रूरत होगी तो पुलिस आ जाएगी लेने, तो वो लिखना है तो वो लिख के छोड़ सकते हो आप। और लास्ट में आपके ऑफिसर की, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की डिटेल है, उसका नाम, उसका बेल्ट नंबर और पुलिस स्टेशन। अगेन आप यहाँ सेव एंड प्रोसीड करते हैं, आपके पास ऑप्शन आता है, ये देखो ये पूछ रहा है आपसे डू यू वांट टू सेव सक्सेसफुली, यानी कि ये पॉपअप अगर आपके पास आ रहा है ना, ये पॉपअप होता है, ये भी ध्यान रखना है। जो सेव एंड प्रोसीड करोगे और बोले कुछ हो नहीं रहा, तो ऊपर एक बार चेक कर लेना कि पॉपअप ब्लॉक तो नहीं किया हुआ आपने, है ना। तो इस वेबसाइट का पॉपअप आप ऑन कर देंगे तो फिर ये आपको अगली चीज़ दिखाएगा कि आपने अगर ये आपसे सक्सेसफुली सेव करना चाहते हैं, जो जो कुछ आपने भर दिया उसको और आप सेव करते हैं, तो इस तरह से रिपोर्ट जनरेट होकर सामने आ जाती है। अब ये रिपोर्ट देखो कैसी है, इधर आपका इंस्टीट्यूट का लोगो है, यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, यहाँ डेट है, फिर ये वही पोस्टमार्टम नंबर जो सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया जो आपने दिया, और ये वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल की थी, देखो डेट एंड टाइम ऑफ इंक्वेस्ट पेपर कब आया था, डेथ कब हुई है ना, ये डेथ का टाइम है, और पोस्टमार्टम कब स्टार्ट हुआ, वो सारी डिटेल इसके अंदर आ गई। जो आपने भरा था, इन्फॉर्मेशन दी थी पुलिस को, वो सारी आ गई। फिर जनरल डिस्क्रिप्शन आने शुरू हो गए, ऐसे करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन आके जो जो आपने फिल किया उस हिसाब से पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद लास्ट पेज पे आप देखोगे तो यहाँ पे वो आपकी जो डिटेल थी जो फर्स्ट पेज पे थी, वो सेम डिटेल लास्ट पेज पे फिर से आ जाएगी यहाँ पे एक बार, है ना। ये करके आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये आपकी आ गई, ये आपने जो जो हैंड ओवर किया पुलिस को, जैसे इस केस में डेड बॉडी आफ्टर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ड्यूली स्टेज्ड, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट, पुलिस इंक्वेस्ट पेपर्स, और ये आपके आईओ की रिसीविंग आ गई। तो यहाँ पे आपने आईओ से रिसीविंग ले लेनी है और बस हो गया आपका काम कंप्लीट। अब सेकंड चीज़ दिखा देता हूँ, सब्सिक्वेंट ओपिनियन, व्यू एग्जिस्टिंग फाइनलाइज रिपोर्ट और फ्रीज शॉर्टकट रिपोर्ट। तो इसको अगले वीडियो में लेता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, नहीं तो बोरिंग हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने इस वीडियो में सिर्फ इतना सीखा है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप कैसे जनरेट करते हैं मेडलेपर की साइट के ऊपर, है ना। सो नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें डिस्कस करूँगा सारी। जो बचे गए ऑप्शन हैं, कितने बचे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन और बचे हैं, इनको सारों को डिस्कस करता हूँ। और बीच में अगर आपको लगे आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको कोई और केस की देखना है कि किस तरह से रिपोर्ट बनानी है, तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, इन डिटेल जाके डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या भरना होता है, कौन सी फाइंडिंग किस तरह से लिखनी होती है। वहाँ पे आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो वो आप कमेंट में मुझे बताइए, बिल्कुल हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।